इस वीडियो में हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल करियर और फ्रीडम मूवमेंट में उनके कंट्रीब्यूशन की। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रभावित थे और वे उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे। जब सुभाष इंग्लैंड में थे तो इन्होंने CR दास को पत्र लिखकर उनके साथ काम करने की इच्छा प्रकट की थी। सुभाष जब इंग्लैंड से वापस आए, रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह पर मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले, जो उस समय मुंबई के मनी भवन में निवास करते थे। यह पहली मुलाकात 20 जुलाई 1921 को हुई थी। गांधी जी ने भी उन्हें कलकत्ता में चित्तरंजन दास के साथ काम करने की सलाह दी थी। इस समय महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन चलाया हुआ था और चित्तरंजन दास बंगाल में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और सुभाष भी उन्हीं के साथ एसोसिएट हो गए। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई और असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया, जिसके कारण कई नेता महात्मा गांधी की कार्यशैली से नाराज हुए। 1922 में CR दास ने कांग्रेस के अंदर स्वराज्य पार्टी की स्थापना की और सुभाष चंद्र बोस भी उससे जुड़े। अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए स्वराज्य पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। कलकत्ता महापालिका के चुनाव में स्वराज्य पार्टी को जीत मिली। CR दास को मेयर बनाया गया और सुभाष चंद्र बोस को प्रमुख कार्यकारी अधिकारी। सुभाष चंद्र बोस ने पालिका के स्ट्रक्चर में चेंज किए। रास्तों के नाम अंग्रेजी नामों से बदलकर भारतीय नाम रख दिए। फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े हुए परिवारों और उनके आश्रितों को पालिका में नौकरी दी जाने लगी। इसी समय सुभाष ने जवाहरलाल नेहरू और कुछ अन्य नेताओं के साथ मिलकर इंडिपेंडेंट लीग की शुरुआत की थी। 1923 में सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव भी चुना गया। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में इस आंदोलन का विरोध और उसका नेतृत्व किया। कांग्रेस द्वारा साइमन कमीशन का जवाब देने के लिए 1928 में भारत का भावी संविधान बनाने के लिए 8 सदस्यों का एक आयोग मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में बनाया गया, जिसके सदस्य सुभाष चंद्र बोस भी थे। आयोग को आमतौर पर नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। सुभाष ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया क्योंकि इसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, जबकि सुभाष पूर्ण स्वराज्य के पक्ष में थे। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस खाकी ड्रेस पहनकर आए और मोतीलाल नेहरू को मिलिट्री के तरीके से सलामी दी। इस अधिवेशन में डोमिनियन स्टेट की मांग महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने संशोधन किया और पूर्ण स्वराज्य की मांग की। हालांकि इस बात से महात्मा गांधी नाराज हुए और अधिवेशन से बाहर चले गए। गांधी और उनके समर्थकों ने इसे गांधी की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया था। इन दिनों महात्मा गांधी और कुछ महत्वपूर्ण नेता पूर्ण स्वराज्य की मांग से सहमत नहीं थे और वे ब्रिटिश हुकूमत से आयरलैंड की तर्ज पर डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहे थे। परंतु सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और कुछ युवा नेता पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे थे। हालांकि ब्रिटिश हुकूमत ने डोमिनियन स्टेट की मांग भी नहीं मानी। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की व्याख्या की गई और घोषणा की गई कि पूर्ण स्वराज्य ही कांग्रेस का ध्येय है और इसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। इसके बाद सुभाष ने कांग्रेस के अलग अलग आंदोलनों में भाग लिया, जैसे नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सभी आंदोलनों में सक्रिय रहे, परंतु इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन और गांधी इरविन समझौते का विरोध किया। 1930 में सुभाष ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इस समय तक सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अंदर लेफ्ट विंग के एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। इन समर्थन प्राप्त किया और व्यापार संघ कार्यक्रमों का आयोजन किया।
बंगाल की राजनीति में भी एक्टिव रहे। 1930 में इन्हें कलकत्ता का मेयर चुना गया। अब बात करते हैं कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों की। 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होना था। इस अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस को चुना था। इस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस का स्वागत 51 बैलों द्वारा खींचे हुए रथ से किया गया। यहाँ सुभाष ने एक प्रभावशाली अध्यक्षीय भाषण दिया। इन्होंने 7 प्रांतों में बनी कांग्रेसी सरकारों की क्रांतिकारी संभावनाओं का वर्णन किया। इसके साथ साथ इन्होंने मूल अधिकारों, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य पहलुओं की भी चर्चा की। इन्होंने साइंटिफिक मेथड से प्रोडक्शन को बढ़ाने और प्रोडक्ट्स को सामाजिक व्यवस्था के अनुसार बांटने का भी सुझाव दिया था। फ्रेंडशिप के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना का सुझाव दिया और कहा इसे कृषि और उत्पादन क्षेत्रों में अपनाना होगा। मुंबई में अखिल भारतीय राष्ट्रीय योजना समिति का भी उद्घाटन किया। इन्होंने बंगलौर के मशहूर वैज्ञानिक सर विश्वेश्वरैया के सुपरविजन में विज्ञान परिषद की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ डिसीजन लिए। जैसे जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया था तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर चीन की जनता की सहायता के लिए डॉक्टर द्वारिकानाथ कोटनिस के नेतृत्व में एक मेडिकल ग्रुप चीन भेजा और बाद में जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो जापान से मदद मांगी और भारत को आजाद कराने का प्रयास किया। वैसे तो महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस को चुना था, परंतु महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस की वर्किंग स्टाइल को पसंद नहीं करते थे। उनके बीच में कुछ मुद्दों को लेकर विरोध था। इसी पृष्ठभूमि में यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। सुभाष की विश्वव्यापी घटनाओं पर नजर बनी हुई थी। वो ऐसे माहौल में चाहते थे कि इंग्लैंड को चारों ओर से समस्याओं से घिरा हुआ है। ऐसी परिस्थिति का लाभ उठाकर भारत में फ्रीडम मूवमेंट की गतिविधियों को तेज किया जाए, जिससे गांधी जी सहमत नहीं थे। सुभाष चाहते थे कि नया अध्यक्ष ऐसा बने जो किसी के दबाव में काम न करे, इसलिए उन्होंने स्वयं ही किया। परंतु महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस दोबारा अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए पट्टाभी सीतारमैया को चुना। हालांकि इस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि सुभाष चंद्र बोस को ही अध्यक्ष बनाया जाए। कोई सहमति नहीं बनी तो कई वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी में 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को 203 वोटों से हरा दिया। सुभाष को 1580 और सीतारमैया को 1377 वोट मिले। महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया की हार को अपनी हार बताया। त्रिपुरी में जो अध्यक्षीय भाषण हुआ उसमें सुभाष ने कहा कि मैं कुछ समय से ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि अब समय आ गया है कि हम अंग्रेजी सरकार से स्वराज्य की मांग करें और उन्हें अंतिम चेतावनी दें। अब हम किसी भी तरह की नरम रुख की नीति नहीं अपनाएंगे। उनकी ये वर्किंग स्टाइल पसंद नहीं आई और महात्मा गांधी ने कहा जो सुभाष चंद्र बोस के तरीकों से सहमत नहीं है वो कांग्रेस से हट सकते हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 सदस्यों में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। यह एक प्रकार का षड्यंत्र था जिसमें महात्मा गांधी के विशेष कृपा पात्र सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े कांग्रेसी नेता सम्मिलित थे। इस पूरे घटनाक्रम में शरद बाबू एकमात्र सदस्य थे जो सुभाष के साथ थे। हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी से अधिवेशन के बाद समझौते का प्रयास किया, परंतु महात्मा गांधी नहीं माने। स्थिति बिगड़ती चली गई। इस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र से ऐसी परिस्थिति बन गई कि सुभाष चंद्र बोस कुछ भी काम नहीं कर पा रहे थे। अप्रैल 1939 में सुभाष ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और इस तरह कांग्रेस के अंदर एक अलग तरह के क्रांतिकारी विचारों का राजनीतिक रूप से अपने आप को असहज महसूस किया। तो उन्होंने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए परंपरागत रास्तों की जगह अलग तरह की शैली अपनाने का प्रयास किया, जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। स्थापना के कुछ समय बाद ही सुभाष चंद्र बोस को बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और आने वाले वर्ष तक उन्हें किसी भी निर्वाचित पद पर बने रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस तरह कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस का अंत हो गया, परंतु उन्होंने प्रयास जारी रखे, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।